तो कैसे हैं आप सब लोग। आर्ट्स ऑफ लाइफ कोचिंग में फिर से आप सबका स्वागत है, जहां आप सबको कंप्लीट कॉम्बो नॉलेज मिलता है। फिर चाहे आप स्टेट बोर्ड के हो, सीबीएसई के हो या आईसीएसई के हो, साथ में आर्ट्स ऑफ लाइफ में एजुकेशन के साथ साथ नॉलेज के साथ साथ स्किल्स पे भी ध्यान दिया जाता है। और मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहूंगा कि भाई अगर आप नॉलेज ले रहे हो तो आने वाले भविष्य के लिए आप स्किल्स पे भी उतना ही ज्यादा और उतना ही डीपली ध्यान दीजिए, ताकि आपका करियर और आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ये मैं मान के चलता हूं कि आपने इसके पहले के परिवर्तन मैराथन सीरीज में जो हमने शुरुआत की थी, वो शुरुआत हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 से शुरू की थी, जिसमें हमने इसके पहले 3 पार्ट में 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं, जिसमें हमने सारे मोस्ट पॉसिबल और कंसेप्चुअल एमसीक्यूज को कवर किया था। बराबर है। अगर आप ये वीडियो तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब मैं ये मान के चलता हूं कि आपने वो एमसीक्यूज के तीनों पार्ट अच्छे से डिटेल में स्टडी कर लिए, देख लिए। और अगर नहीं देखा होगा तो आप जाइए हमारे YouTube चैनल पे, आर्ट्स ऑफ लाइफ कोचिंग पे, वहां पे परिवर्तन मैराथन की पूरी एक प्लेलिस्ट हमने बना के रखी है, वहां जाके हर एक वीडियो को डिटेल में स्टडी कीजिए। और उम्मीद करता हूं कि आपके सारे कंसेप्ट्स उन वीडियोस में क्लियर हो रहे होंगे। ओके, चलिए, तो इसी परिवर्तन मैराथन सीरीज का पहला पार्ट हमने ऑलरेडी फिनिश किया, जिसको हमने एमसीक्यूज पार्ट बोला था। और दूसरा जो पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं वो है क्लास 10 के केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब केस बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में अगर मैं बताने जाऊं तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है, अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है तो ही आप ऐसे क्वेश्चंस को काफी एक्यूरेसी के साथ, 100% एक्यूरेसी के साथ आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो, वो भी बेटर तरीके से। कुछ शॉर्ट लिस्टेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे निकाल के रखे हैं जो आपके लिए बहुत काम में आने वाले हैं। और अगर आपने मेरे एमसीक्यूज की सीरीज देखी है तो ही आप लोगों को ये केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना और आसान लगेगा, और शायद इनके कुछ कंसेप्ट्स आपको खुद से ही समझ में आ जाएंगे। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हर चीज के पीछे का व्हाई, मतलब आप हर चीज के पीछे का रीजन आपको बेटर तरीके से समझा सकूं, और क्वेश्चंस पढ़ते बराबर आपको आंसर आपके माइंड में क्लिक हो, यही मेरी पूरी कोशिश रहेगी। क्योंकि मैंने देखा है कि जितने भी बच्चे जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तब आते 50% तो वो डर में ही रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि उनका वो डर भाग जाए, उनके सारे कंसेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर रहे और बेटर तरीके से आप अपने एग्जाम में परफॉर्म कर सको। सो चलते हैं गाइज, हम परिवर्तन सीरीज के इस सेकंड फेज में, जिसको हमने केस बेस्ड क्वेश्चंस के आधार पे बनाया था, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 का जो सेकंड फेज है, दैट इज कॉल्ड केस बेस्ड क्वेश्चंस का सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं। अगर ये लेक्चर थोड़ा लंबा हुआ और मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन ही आपको सफिशिएंट है आज के लेक्चर के लिए, तो मैं उतना ही इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके गाइज, चलिए, तो क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं वो भी देख लीजिए। केस बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो मोस्टली 4 मार्क के लिए पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब यहां पे एक बात बताता हूं, अब आप लोगों को स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आप चाहे स्टेट बोर्ड के हो, सीबीएसई के हो या फिर आईसीएसई के हो, ऐसा मैंने क्यों वर्ड बोला था। अगर जितने भी स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट है ना, मेरी बात को नोट कर लीजिएगा बेटा, आप लोगों को 11th 12th में या आने वाले समय में आपको जेईई नीट जैसी नेशनल लेवल एग्जाम्स देनी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचो तो बेटा आप लोगों के पास ये नॉलेज नहीं है। आपके अगर बोर्ड के एग्जाम पेपर भी अगर आप नोटिस करोगे तो उसमें इस तरीके के कॉम्पिटेंसी बेस्ड, केस बेस्ड क्वेश्चन, कंसेप्चुअल ओरिएंटेड क्वेश्चंस काफी कम होते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि कोई भी स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहा है तो बेटा मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियोस को स्पेशली देखिए। क्यों? क्योंकि इससे आपका ही नॉलेज इंप्रूव होने वाला है। और शायद ऐसा मेरी पूरी कोशिश रहती है कि स्टेट बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई के सभी बच्चों का नॉलेज जो हो वो सेम हो। क्या होता है, अगर कंपटीशन करना है तो नॉलेज सेम होना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। तो मैं चाहूंगा जितने भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो वो भी ये वीडियोस को देखें और सीबीएसई वालों के साथ बराबरी नॉलेज की रखें। ओके, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आप तक ये एडवांस नॉलेज पहुंचाने की। चलिए गाइस, तो केस बेस्ड क्वेश्चन जो होता है कितने मार्क के लिए पूछा जाता है? 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अब पहला जो क्वेश्चन है वो हम कवर करने वाले हैं, यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
सुनीता टुक 2 बॉइलिंग ट्यूब्स। सुनीता ने क्या किए, 2 बॉइलिंग ट्यूब लिए हैं। हाँ, ये हाँ क्या है रे भाई, हाँ वाह कुछ नहीं, यहाँ पे ये शी हो सकता है मे बी। ओके, she added about 2 grams of green colored metal salt। अब यहां पे देखना ध्यान से, मैंने इसके पहले के भी लेक्चर्स में बताया बेटा, क्वेश्चन जितना बड़ा हो ना आंसर उसमें ही छुपा होता है, थोड़ा सा नोटिस करते जाना बस, ठीक है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन इतना इन डेप्थ सिखाऊंगा ना, आपको क्वेश्चन पढ़ते बराबर आंसर आते जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखो यहां पे मैटर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, यहां पे कोई कैलकुलेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस तो है नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसने सिर्फ आपको बताने के लिए दिया है कि 2 ग्राम उसने कोई तो भी एक मेटल सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट बेटा, मेटल सॉल्ट, वो भी देखो कलर। मैंने जब एमसीक्यूज की सीरीज आपको सिखाई थी, उस एमसीक्यूज की सीरीज में आपको काफी क्लियरली बताया था कि आपको कलर कॉम्बिनेशंस और किसी भी मेटल के या मेटल सॉल्ट के कलर्स आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए, ठीक है। और जहां तक एमसीक्यू सीरीज में है वहां पे भी ऐसा एक क्वेश्चन था जिसमें ग्रीन कलर का मेटल सॉल्ट था। देखो मेटल इसने हिंट दे दिया है, मेटल सॉल्ट ए। अब मेरे ख्याल में ग्रीन कलर का अगर मैं मेटल सॉल्ट की बात करूं, अगर ग्रीन कलर के मेटल सॉल्ट की बात करूं तो मेरी नजर में एक मेटल सॉल्ट है बेटा, और वो कौन सा है, दैट इज FeSO4 मेरे नजर में है। बाकी आगे आगे देखेंगे क्या बोला है। ओके, ग्रीन कलर का मेटल सॉल्ट है। ओके, ये मुझे थोड़े दिमाग में है इसलिए मैंने लिख दिया। इन द फर्स्ट ट्यूब, ओके, ये जो पहली ट्यूब दिख रही है बेटा, पहली ट्यूब, इस पहले ट्यूब में जो ए सॉल्ट है वो कौन सा है, एक मेटल सॉल्ट है, उसका कलर क्या है, ग्रीन कलर का है। ओके, 2 grams of white colored metal salt B। ये जो B है, B ट्यूब आपको दिख रहा है यहाँ पे सेकंड ट्यूब, उसमें जो B सॉल्ट लिया गया है वो व्हाइट कलर का मेटल सॉल्ट है। कौन से कलर का मेटल सॉल्ट है, व्हाइट कलर का मेटल सॉल्ट है। चलो थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, मैं आपको काफी डिटेल में इस चीज को लिख के देता हूं, ठीक है, बाद में देखेंगे ये मैंने जो लिखा है। ओके, व्हाइट कलर का मेटल सॉल्ट है इन द सेकेंड ट्यूब, सेकेंड ट्यूब में व्हाइट कलर का है। और आजा 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 आजा, वेरी गुड। अरे भाई इतना भी ग्रीन नहीं होना मेरे को ये वाला होना, बड़ा प्यारा सा कलर है, ठीक है। ओके, तो इधर क्या है भाई, ग्रीन कलर्ड मेटल सॉल्ट ये साइड में है, ठीक है। ओके, और उस साइड में क्या है, उस साइड में है चचा हमारा व्हाइट कलर्ड मेटल सॉल्ट। मेटल सॉल्ट दोनों में है, दोनों मेटल सॉल्ट से, ठीक है, ध्यान देना। ये एक है ग्रीन कलर्ड और एक है व्हाइट कलर्ड मेटल सॉल्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, इतना तो समझ में आ गया मुझे। बोथ द ट्यूब्स वेयर हीटेड, हीट। इसके पहले भी मैंने बताया था भाई, जब भी यहाँ पे हीटिंग होगा इतना तो पक्का है कि बॉन्ड तो टूटने वाला है, बॉन्ड टूटेगा तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। इन द सेंस यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन की बात हो रही है भाई, हाँ, थर्मल डिकम्पोजिशन की बात हो रही है, इतना तो मेरे को आ रहा है। आई थिंक आपको भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है मैं कैसे जा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन ही सब कुछ है बाबा, ठीक है। द स्मेल ऑफ, क्या बोला मैंने, द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर वॉज ऑब्जर्व इन द फर्स्ट ट्यूब। क्या बात है, मिल गया आंसर, मिल गया आंसर। देखो क्या बोला है यहाँ पे, द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर वॉज ऑब्जर्व इन द फर्स्ट ट्यूब। अरे भाई मतलब यहाँ पे वो मेटल सॉल्ट लिया गया है जहां से सल्फर निकल रहा हो, जहां से क्या निकल रहा हो, सल्फर निकल रहा हो। इसका मतलब जो भी सॉल्ट हमने लिया है उसमें सल्फेट जरूर होगा, क्योंकि यही तो हमारा सॉल्ट है। और एक मेटल, इसलिए मैंने जब भी लिखा था क्योंकि मेरे दिमाग में आया था भाई कि ग्रीनिश कलर का जो होता है वो होता है फेरस सल्फेट। मिल गया मुझे हिंट। Whereas brown gas was in the second test tube। ये भी अगर आपने मेरे एमसीक्यूज की सीरीज देखी होगी ना, मुझे भी याद आ रहा है, मैंने वहां पे भी ये चीज क्लियर करी है। वहां पे भी ऐसा एक क्वेश्चन था जहां पे ब्राउन कलर का एक गैस निकल रहा था वहां से, और जहां तक मुझे पता है वो गैस ना बेटा NO2 गैस होता है, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। इससे क्या समझ में आ रहा है मुझे बताओ।
इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो पहली टेस्ट ट्यूब है इसमें से सल्फर निकल रहा है और जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है उसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रहा है और ये दोनों के दोनों एक पर्टिकुलर सॉल्ट से निकल रहे हैं। तो जहां तक मुझे पता है पहले टेस्ट ट्यूब में मुझे फेरस सल्फेट मिल गया और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकालने के लिए एक मेटल के साथ एक कंपाउंड मेरे पास है बेटा, दैट इज PbNO3/2। अगर आपको ये याद होगा दैट इज लीड नाइट्रेट। मतलब मुझे टेस्ट ट्यूब बी का भी एक मेटल सॉल्ट मिल गया है और टेस्ट ट्यूब ए का भी मुझे मेटल सॉल्ट मिल गया। पहला है फेरस सल्फेट और दूसरा है लीड नाइट्रेट। ओके, इतना क्लियर है। देखो क्वेश्चन से ही समझ में आ गया मुझे। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको चाहिए तो। हम चलते हैं इसके आधार पे पूछे गए क्वेश्चंस को समझते हैं। तो इसके आधार पे पूछे गए क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं भाई, क्वेश्चन आ जा। ओके, देखो देखो देखो, तुम्हारे लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ चीजें निकाल के रखी है बेटा। देखो बड़ा ध्यान से, क्या निकाल के रखी है, देखिए क्या निकाल के रखी है, क्या निकाल के रखा है मैंने। 10 ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ग्रीन कलर व्हाइट कलर। ये जो ग्रीन कलर का उसने बोला था, ये जो ग्रीन कलर का उसने बोला था, ये है हमारा पहला मेटल सॉल्ट और व्हाइट कलर का जो बोला था वो है हमारा सेकंड मेटल सॉल्ट। तो चलिए इसके आधार पे अभी क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। कंडीशन आई होप आपको समझ में आई। समझ में आई क्या? कंडीशन समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया। कितना बारीक तरीके से हमने ऑब्जर्व किया और ऑलरेडी वहां से मेटल सॉल्ट्स निकाल लिए। एक तरफ निकाल लिया मैंने फेरस सल्फेट और एक तरफ निकाल लिया मैंने लीड नाइट्रेट। वहां से लीड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं ना तभी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और इधर सल्फर निकल रहा है, मतलब सल्फेट सॉल्ट पक्का होगा। तो मेरी नजर में ग्रीन कलर का ऐसा कौन सा सल्फेट सॉल्ट है? फेरस सल्फेट। याद रखना बेटा इस चीज को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है भाई यहाँ पे कि द सॉल्ट्स ए एंड बी आर। अभी हमने फाइंड आउट किए कि ए सॉल्ट जो है वो है फेरस सल्फेट सॉल्ट और बी सॉल्ट जो है वो है PbNO3/2। PbNO3/2 दैट इज लीड नाइट्रेट। मतलब पहला है फेरस सल्फेट और दूसरा है लीड नाइट्रेट। फेरस सल्फेट और लीड नाइट्रेट हमको कहां दिख रहा है? ध्यान से देखो, फेरस नाइट्रेट नहीं चलेगा, फेरिक ऑक्साइड नहीं चलेगा, फेरस सल्फेट दिख रहा है और लीड नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ही हमारा परफेक्ट आंसर है भाई। आप समझ में आया ना कैसा? क्वेश्चन ही हमको आंसर बताता है, बस फोकस रहना जरूरी है। ओके चलो, मैंने यहां पे एक्सप्लेनेशन लिख के दिया है बेटा आपको। देखो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, मतलब थोड़ा सा आंसर को एक्सप्लेन करता हूं। क्या कि ग्रीन कलर्ड मेटल सॉल्ट ए इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब इज व्हाट? फेरस सल्फेट। कौन है? फेरस सल्फेट। और जब भी हम फेरस सल्फेट को डिकम्पोज करते हैं, हीट करते हैं, और डिकम्पोज करने के कितने तरीके हो सकते हैं मैंने ऑलरेडी इसके प्रीवियस वीडियोस में बता के रखा है। अगर आपको नहीं पता तो प्रीवियस वीडियोस देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। किसी न किसी एक लेक्चर में मैंने इसके बारे में बताया हुआ है कि किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज करना हो तो कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो फेरस सल्फेट जो है इसको अगर हमने डिकम्पोज किया तो वो डिकम्पोज कितने पार्ट में होता है? वो होता है बेटा फेरिक ऑक्साइड में, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में। तो दो तरीके की गैस निकलती है अगर हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी निकलती है। साथ ही में अगर हम लीड नाइट्रेट, देखो व्हाइट कलर्ड मेटल सॉल्ट जो है जो सेकंड टेस्ट ट्यूब में है वो है हमारा लीड नाइट्रेट। व्हेन हीटेड इट इमिट्स, भाई जब भी हम लीड नाइट्रेट को हीट करेंगे ये निकालेगा लीड ऑक्साइड, साथ में निकालेगा ब्राउन कलर की गैस, एक तरीके का स्मोक। वो स्मोक होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का और साथ में वो ऑक्सीजन गैस को भी रिलीज करेगा। तो उम्मीद करता हूं ये केस बेस्ड क्वेश्चन का सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर ए। ओके चलिए अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है? देखो असर्शन दिया है और रीजंस दिए हैं। वेरी गुड। तो असर्शन क्या कहता है कि ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट, ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स ऑन हीटिंग फर्स्ट। जब हम पहली बार फेरस सल्फेट को, किसको? फेरस सल्फेट को जब हम पहली बार हीट करेंगे इट चेंजेस टू डर्टी व्हाइट कलर बोल रहा है। ओके ठीक है। एंड देन इन अ ब्राउनिश ब्लैक। ओके चलिए असर्शन दे दिया है। रीजन क्या बोल रहा है? फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स कंटेन द 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाँ बेटा ये एकदम सही बात है, मैं तुमको बताता हूं।
जो हमने ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट सॉल्ट देखा था, वो हमको दिखता तो ड्राई है, लेकिन एक्चुअली में उसके साथ बेटा सेवन मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होता है, दैट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो जब हम इसको हीट करेंगे ना बेटा फेरस सल्फेट को, तो पहली स्टेज में क्या होगा, उसके अंदर के जो ये वाटर मॉलिक्यूल है ना, वो निकल जाएंगे और उसकी वजह से वो व्हाइट कलर में आ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, वो व्हाइट कलर में आ जाता है। और जब हम उसको और हीट करेंगे, क्या हीट करेंगे, जब हम उसको और हीट करेंगे तो वो डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होने के बाद वो क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा। क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड, जो कि ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है। क्या होता है, ब्राउनिश ब्लैक कलर का। इन द सेंस व्हाट, जब हम फेरस सल्फेट को पहले हीट करेंगे तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, अब तो हो गया वो पूरा ड्राई, और उसके बाद अगर हम उसको ओवर हीट करते हैं तो वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और फेरिक ऑक्साइड जो होता है बेटा, वो होता है कौन से कलर का, ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है। तो इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब यह है कि जो असर्शन दिया है, वो असर्शन भी उसने सही दिया हुआ है, और जो रीजन भी है, वो रीजन भी कहीं ना कहीं सही दिया हुआ है, क्योंकि यहां पे दो स्टेजेस की बातें हो रही है। फर्स्ट स्टेज हीटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एंड सेकंड स्टेज अगेन हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, ड्राई फेरस सल्फेट टू फॉर्म द फेरिक ऑक्साइड। इसका मतलब दो स्टेज के हीटिंग और थर्मल डिकम्पोजिशन की बात हो रही है यहां पे। इसका मतलब हमारा असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। देखते हैं हमारे ऑप्शन में क्या क्या बोला है। द बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, हाँ भाई बिल्कुल है, वो दोनों के दोनों ट्रू है। एंड आर मतलब रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यस ये आंसर तो सही है। आगे बढ़ते हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये तो सही है। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये भाई ये गलत है थोड़ा सा। दोनों के दोनों ट्रू है, बट आर इज फॉल्स, आर इज फॉल्स तो है नहीं, और दोनों फॉल्स है और आर इज ट्रू ये भी नहीं है। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है बेटा, वो ऑप्शन कौन सा है, वो ऑप्शन नंबर ए है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे लिख के दिया है, आप स्क्रीनशॉट निकालोगे, आपके पास एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये भी कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम इसी पहले क्वेश्चन के तीसरे सब क्वेश्चन की तरफ, जो क्या बोलता है आगे हमारा, क्या बोलता है बेटा, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन ग्रीन कलर्ड मेटल सॉल्ट। अब ये ग्रीन कलर ये हमको पता चल गया ना भाई कि ये ग्रीन कलर मेटल सॉल्ट कौन सा है, ये है FeSO4 फेरस सल्फेट, ये हमको पता चल गया है। ठीक है, अब उसको हीट करने के बाद मैंने पहले ही क्वेश्चन में इसकी रिएक्शन आपको दे दी थी, बराबर है। तो जब हम इसको हीट करेंगे, नो डाउट बेटा हमको मिलेगा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक्सप्लेनेशन और आंसर आपके सामने है। और द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ऑन हीटिंग व्हाइट कलर मेटल सॉल्ट। अब ये व्हाइट कलर मेटल सॉल्ट भी हमको पता चल गया, ये कौन है बेटा, ये तो है PbNO3/2, दैट इज लीड नाइट्रेट। और लीड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तब हमको मिलेगा लीड ऑक्साइड, उसके बाद मिलेगा हमको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विद द एक्सेस रिलीज ऑफ ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस भी उसमें से रिलीज होगी। तो आई होप ये ऑलरेडी क्वेश्चन मैंने इसके पहले के प्रीवियस क्वेश्चन के टाइम पे ही एक्सप्लेन किया था, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी विल यू पुट द रिएक्शंस ऑफ हीटिंग फेरस सल्फेट एंड लीड नाइट्रेट। ओके, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा ध्यान देना इधर। ठीक है, कैसा है मुझे बताइए, हमारे पास फेरस सल्फेट है, मेरे पास फेरस सल्फेट है, मेरे पास है लीड नाइट्रेट, मेरे पास है लीड नाइट्रेट। अब मैं इनको क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों को हीट कर रहा हूं, और ये दोनों के दोनों छोटे छोटे टुकड़ों में बट रहे हैं। क्या ये चीज मैंने इसके पहले एक्सप्लेन नहीं की थी कि एक अगर कंपाउंड को हम अगर हीट करते हैं और वो टुकड़ों में बट रहा है, मतलब डिकम्पोज हो रहा है, और डिकम्पोज हो रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि हीट और हीट की वजह से अगर कोई कंपाउंड डिकम्पोज होता है तो वो कौन सी रिएक्शन में आता है बेटा, वो आते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। कौन से, थर्मल
डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आते हैं बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर है तो हमको चेक करना पड़ेगा भाई कि हमारे ऑप्शंस क्या क्या है, ठीक है। अब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो हम बाहर से हीट सप्लाई कर रहे हैं, बराबर है। अगर हम बाहर से हीट सप्लाई कर रहे हैं तो इसके आधार पे ऑलरेडी दो टाइप के केमिकल रिएक्शंस है, अगर आपने ये लेसन को पढ़ा होगा, थ्योरी पढ़ी होगी तो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, अगर हम बाहर से हीट सप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब हम हीट दे रहे हैं, तो ऐसी जो रिएक्शन है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। और अगर कोई केमिकल रिएक्शन से हीट बाहर निकल रही है, हीट रिलीज हो रही है, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोली जाती है। तो ये दो कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमको क्या पता चला कि ये जो रिएक्शन है वो दो टाइप की रिएक्शन है। सबसे पहली क्या कि भाई ये थर्मल डिकम्पोजिशन करवा रही है, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और दूसरी रिएक्शन मतलब कौन सी रिएक्शन है? दूसरी रिएक्शन कौन सी है? तो वो है बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी? एंडोथर्मिक। यहां पे नीचे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन लेके रखा है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, वो एनर्जी को, हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं और उसके बाद रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, इन द सेंस हीट एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब ये जो दो रिएक्शन है, फेरस सल्फेट को हीट करना और लीड नाइट्रेट को हीट करना, ये दो टाइप के रिएक्शंस में आएंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखते हैं हमारे ऑप्शन में ऐसा कुछ है क्या। ऑप्शन क्या कहता है हमारा? ऑप्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ, डिकम्पोजिशन तो हो रहा है, कॉम्बिनेशन नहीं भाई, कॉम्बिनेशन तो नहीं हो रहा है। एंडोथर्मिक, यस एंडोथर्मिक रिएक्शन तो है ये, एक्सोथर्मिक तो हो नहीं सकती। इसका मतलब यहां पे हमारे दो ऑप्शन बनते हैं बेटा, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3। तो हमारे नीचे ऑप्शन में 1 एंड 3 कहां पे है? 1 एंड 3 कहां पे? सो दिस इज ऑल अबाउट 1 एंड 3। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एक फाइनल एक्यूरेट आंसर है कि ये जो फेरस सल्फेट और लीड नाइट्रेट को हीट करने की जो प्रोसेस है, तो वो दोनों के दोनों प्रोसेस दो केमिकल रिएक्शंस में आएंगे। फर्स्ट इज व्हाट? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड सेकंड इज व्हाट? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये पहला क्वेश्चन, आई थिंक देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन है क्या इसका, ठीक है आगे देखते हैं। नहीं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू है। आई थिंक वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो इस लेक्चर को यहीं पे रोकता हूं। ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको छोटे छोटे कंसेप्ट्स में क्लियर कर पा रहा हूं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, आर्ट्स ऑफ लाइफ को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, ताकि आप हमको जितना सपोर्ट करोगे बेटा उतना ही हमारा मोटिवेशन बढ़ते जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।